बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद मलिक है। द करंट लाइव सेशन में आपको फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जॉब मार्केट है, इकोनॉमी है, वो बिल्कुल इस वक्त डेवस्टेटेड है, बैडली हिटेड है। और कंपनीज बड़ी तेजी से अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। और अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो हम जॉब कर रहे हैं हम उसको सेव कर लें, या गॉड फॉरबिड अगर हम अपनी जॉब को लूज कर चुके हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इमीडिएटली किसी बेहतर जॉब को पे रिप्लेस हो जाएं। आज हमें ज्वाइन किया है एक बहुत स्पेशल गेस्ट ने, और इनका नाम जुबैर अनवर है। इनका 21 इयर्स का एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है इन बिजनेस मैनेजमेंट। ही इज अ सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और ये ख्वा पाकिस्तान हो या दुनिया भर, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो उनके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उनके ऑपरेशनल फंक्शंस हैं, उनको टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करना है, और भी बहुत सारी उनकी जो बिजनेस की प्रोसेसेस है, री इंजीनियरिंग है, बड़ी बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एक बिजनेस को रन करने में। इन सब अपना फील्ड्स के अंदर इनकी एक्सपर्टीज है। आप ये भी जान के हैरान होंगे कि जो दुनिया के बड़े तरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के एडेक्स, कोर्सेरा, उनके ऊपर जुबैर अनवर साहब के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। और उनकी कोर्स डिजाइनिंग में भी इनका बड़ा एक क्रूशियल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बड़े एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सुनने में तो सिंपल है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी पेनफुल कि कंपनीज और जो है अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही हैं, लोग जॉब लूज कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। मैं डिफरेंट एचआर जो मेरे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उनसे सुनता हूँ कि रोजाना वो 6-6 7-7 लोगों को फायर कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी जॉब को सिक्योर करें, और अगर कोई अपनी जॉब लूज कर बैठा है तो उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Fahad Malik, and inviting me for this very important discussion. और ये दुनिया का आजकल सबसे हॉट टॉपिक है। और थोड़ा सा इस फिनोमिना को पहले हम समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि जो रीसेंट डेटा रिलीज हुआ है यूएन की तरफ से, उसमें 1.6 बिलियन पीपल हैव बीन इम्पैक्टेड सो जी। फार, एंड 430 million enterprise have been hit by this novel corona impact, जिसको कोविड-19 का भी नाम दिया गया है। तो अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मार्च के महीने में थोड़ा सा डेटा शेयर किया था गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, और उनके तवसत से मेरे पास भी ये डेटा पहुंचा है। तो पाकिस्तान में ये एक है कि 1 मिलियन जॉब जो है वो लूज हो सकती हैं एसएमई सेक्टर के अंदर सिर्फ। और पाकिस्तान में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है वो इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जीडीपी का 40% है। अब चूंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये एक्चुअली फिनोमिना इज अपोजिट टू द डेवलप्ड कंट्रीज। वहां पे एसएमईज का इतना हाई परसेंटेज कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ज्यादा ड्राइव करते हैं इकोनॉमी को। तो पाकिस्तान में 25% एक्सपोर्ट जो हैं वो एसएमईज की तरफ से आती हैं। और अगर आप उनकी वर्क फोर्स देखें एग्रीकल्चर को निकाल के, तो 72% ऑफ द वर्क फोर्स इज ओनली फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और ये खतरा है कि हम तकरीबन $5 बिलियन का लॉस जो है वो करेंगे। उसमें से कुछ लॉस होना भी शुरू हो गया है। आपने भी करंट की वेबसाइट पे कुछ आज शेयर किया हुआ था। तो गवर्नमेंट जो है दे हैव कम अप विद 1.3 ट्रिलियन रुपीस पैकेज, जो उन्होंने डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट एलोकेशंस भी की हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि जब ये फिनोमिना शुरू हुआ तो इसने डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को कैसा हिट किया। तो हम सबको पता है कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ। उन्होंने बड़ा सख्त एक लॉकडाउन किया और बड़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स ली, जिसके बाद उन्होंने 2-2.5 महीने में जो वुहान था उसको क्लियर कर दिया। और आज की अपडेट ये थी कि वहां पे स्कूल भी ओपन हो गए हैं। उसके मुकाबले में जिस वक्त ये वायरस जो है बड़ी तेजी से ट्रांसमिट हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबल विलेज फिनोमिना, के लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बिजनेस ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और स्पेशली चाइना जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक ट्रेड हब है। तो जब लोग ट्रेवल करके अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचे तो वहां भी वायरस ट्रांसमिट हुआ।
अब वहाँ के जो सिस्टम है वो डेवलपिंग कंट्रीज के सिस्टम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी एक मेन रीजन ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है, स्पेशली जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, हम्म, और एक एडवांस्ड जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 कहते हैं, हम्म, उनके टेक्नोलॉजीज को वो यूज करते हुए आपस में कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज सब आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द एडवेंट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो आपस में डिजिटली कनेक्टेड थे, उसकी वजह से कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट हुई, हम्म, उसकी वजह से वहाँ पे जो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो भी बड़ी स्पीड से हुई। हम्म, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो सिचुएशन थी दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और हम्म, आप वो सुन भी रहे होंगे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसका कर्व जो है, दे हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू हम्म, फ्लैटन दैट कर्व, उसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। जी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि डेवलप्ड कंट्रीज में और कुछ किसी हद तक डेवलपिंग के अंदर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का। जी, लेकिन जो करंट जो कोविड का फिनोमिना हुआ है, उसने उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन पोज कर दिए हैं, जी, और लोग पूछ रहे हैं कि वो एक्सेलेंट फ्रेमवर्क जो बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करते थे वो किधर गए, उन्होंने काम क्यों नहीं किया। तो हम्म, पहली बात तो यह है कि जो कोविड-19 है ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये पेंडेमिक है, हम्म, और इसको कंट्रोल करना एक इंसानी बस की बात जो है वो नहीं है कि आप ओवरनाइट इसको कंट्रोल करें। इसके लिए पूरी सोसाइटी को, तमाम एक्चुअली ह्यूमैनिटी को एज वन एक्ट करना होगा। हम्म, तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक आदमी के हाथ में, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में, एक गवर्नमेंट के हाथ में, एक डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है। तो हम्म। दुनिया को इस पे मिल के जो है वो स्ट्रेटेजी बट बनानी सर, है, पॉलिसी मैं बनानी क्योंकि है, क्योंकि इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। कमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि ये कोलेक्टिव एफर्ट है, खाली ये एक इदारे, एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के अब कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम जानते हैं कि लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन को ईज करने की बात होती है, कभी लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करने की बात होती है। कंपनीज की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। हमारे लिए, हमारे डायनामिक्स में क्या वे फॉरवर्ड है? कंपनीज को क्या करना चाहिए? जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर हम पाकिस्तान के प्योरली कॉन्टेक्स्ट में देखें? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस पे कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो अमेरिका के कुछ मैगजीन्स ने पब्लिश भी किए हैं, जी। और अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी जिसके साथ मैं काफी अरसे से काम भी हम्म, कर रहा हूँ, वो भी इसको पब्लिश कर रहे हैं, और उन्होंने डिस्कशन भी इनवाइट की है इस पे। हम्म, तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जी, जिसको हम यूज करके इसको कर्टेल कर सकते हैं। हम्म, देखिए, हमने इसके ऊपर सिर्फ जो है इसको ये कह के कभी अल्लाह की मर्जी अब जान देने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह से नहीं किया जा सकता। हम्म, वी हैव टू एक्चुअली कम बैक इनटू एक्शन। हम्म, अब जो अल्लाह की तरफ से आ गया ठीक है, वो आ गया, बट हमने इसके इफेक्ट को कर्टेल करना है। हम्म, जिस क्राइसिस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ, वो इवेंचुअल हैं, वो करने ही करने हैं। हम्म, अदरवाइज हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है उसका इम्पैक्ट होगा, कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हम्म, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद भी ये हम्म, इकरार कर चुके हैं कि उनके पास हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी जो है वो इस कदर नहीं है कि जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को वो डील कर सकें और मैनेज कर सकें। हम्म, तो ये आप देखिए कि हर जो क्लाउड होता है उसके साथ सिल्वर लाइनिंग होती है। हम्म। तो ये हमारी आंखें खोलने के लिए, और इवन डेवलप्ड वर्ल्ड की आंखें खोलने के लिए भी इसने कैटलिस्ट का बट किरदार हमने अदा किया। जॉब्स किस तरह अपनी बचानी है, और कंपनीज जी, ने अपने मैं जो सस्टेनेबिलिटी है उसको ठीक किस है, तरह मैनेज करना है? मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले जी। मैंने अहाता किया एक मैक्रो लेवल के ऊपर, अब मैं आ हाँ, रहा हूँ कंपनी की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें होलिस्टिकली होंगी। बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी किरदार अदा करना है, एसएमईज को भी करना है, हम्म, और इंडिविजुअल्स को भी करना है। तो हम्म, मेक श्योर करें कि सारे अलाइन हो, सारे एक पेज पे हों। हम्म, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोगों ने कंपोज्ड रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। जो अच्छा। बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने इस क्राइसिस को मैनेज करना है, और एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप जो है वो सेट करनी है। हम्म, तो अभी देखिए कि जितने काम हो रहे हैं वो घरों से हो रहे हैं, रिमोट प्लेसेस से हो रहे हैं। तो इसमें ये बात समझने की जरूरत है कि हम घर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक ऑफिस में। उसके लिए हमारे पास गैजेट्स क्या हैं, हमारे पास टूल्स क्या हैं, हम्म, गवर्नमेंट हमें उसमें कैसे फैसिलिटेट करेगी। बड़ी हम्म, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें इसमें उनको जंप इन करने की जरूरत है, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, हम्म, और इस मौके पे क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। हम्म, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रहेंगे कि वो हमें बेल आउट पैकेज दे, हमें सॉफ्ट लोन दे, तो वो कर चुके हैं, वो इसका आगाज कर चुके हैं। हम्म, लेकिन उसको हमें कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर कैसे करना है,
हमने कस्टमर तक कैसे एक्सेस करना है, सप्लायर तक कैसे एक्सेस करना है, वर्कर को टूल किट क्या देनी है, वो कैसे वो काम करेगा। इन चीजों को समझने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस को उसको अडॉप्ट करके बट सर अपने लेवल पे प्रॉब्लम पता है क्या है, एड्रेस जब भी हम करना यहाँ पे ये डिस्कशन करते हैं ना, होता ये है कि देखें, ये जो मैं आपके सामने पॉइंट रखने जा रहा हूँ, अब ये एक हमारी फॉलोअर है मरियम चौधरी नूरानी, इनका नाम है, बड़े ये अक्सर हमें कमेंट्स करती रहती हैं। और इनका अभी सवाल ये कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, कंपनीज एंड वी एम्प्लॉयज वी आर ऑन आवर ओन, ठीक है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जॉब लूज कर लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए फटाफट, मतलब वो कौन से स्किल्स वो सीखें, वो कौन से किस तरह का लिटरेचर स्टडी करें, या कौन से ऐसे स्किल्स हैं वो डेवलप करें, ताकि वो अपनी, या तो अपनी जो जॉब है लूज कर लिया उसको किसी तरीके से रिटेन करने की कोशिश करें, वापस रीहायर हो जाएं, या कोई किसी बेहतर जगह पे चले जाएं, वो एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक बड़ा आपने एक पेन पॉइंट के ऊपर हाथ रख दिया और मिस मरियम ने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन किया है। मतलब अगर किसी लेकिन इस दोस्त की बात जॉब को चली जाए, भाई की चली जाए, बहन की चली जाए, माँ बाप में से किसी की चली जाए, क्योंकि सारे आजकल काम कर रहे हैं, तो वो क्या करें इमीडिएटली। मतलब पीपल आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, यू नो, पीपल आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड के डायनामिक्स क्या है, क्योंकि हमारे हमारे मसले बहुत वो डीप है ना, तो हमें करना क्या चाहिए इसमें। अच्छा, देखिए, आप जो अब बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्शन होना चाहिए। हम्म। लेकिन मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से आपकी माशाल्लाह मैंने देखा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी जो हैं वो उसको अब फॉलो कर रहे हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब तक गवर्नमेंट वो कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जब तक उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं देगी, उस वक्त तक ये बेयकीनी की कैफियत रहेगी। मार्केट वोलेटाइल रहेगी, चीजें कॉम्प्लेक्स रहेंगी, एम्बिगुअस रहेंगी। इसलिए इसको समझना भी जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के अपने आप को गेयर अप करने का फायदा तब होगा जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री और सेक्टर के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी क्रिएट की जाए। जी। एक 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 इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जो है वो अपने आप को अपस्किल करी जा रहा है, वो डिजिटल स्किल सीख रहा है और वो ये चाहता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे, वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम करे, ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करे। लेकिन अल्लाह के बंदो, क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में उन चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कैपेसिटी बिल्ड किया है? अच्छा, क्या व्हाट कोई इफ के डिजिटल गवर्नमेंट कैपेबिलिटी के कुछ लिए नहीं कोई करती, काम किया है? व्हाट इफ के गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, और मतलब कि वो उनके और बड़े मसले हैं, उनमें फंसे हुए हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, बट गवर्नमेंट नहीं उस साइड पे आ जा रही, तो फिर अब कंपनीज क्या करें और एम्प्लॉयज क्या करें? क्या वो को फ्रीलांसिंग बार के प्रोजेक्ट्स ले लें, या कोई आपस में, मतलब वो एस्पेक्ट बड़ा क्रिटिकल है। ये लाइव सेशन करने से पहले हमने बहुत सारे सवाल कंडक्ट किए थे, तो वो भी कलेक्ट किए थे, तो लोग ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि मतलब जब हम गवर्नमेंट की बात कर देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, नहीं नहीं, मतलब ये हम उस थ्योरी में नहीं जाएंगे, हमें ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएं कि भाई हम क्या करें। तो वो अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो अब आप इस पे बताएंगे फिर क्या हमें करना चाहिए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ये बात करूंगा बड़े रिस्पेक्टफुली कि हमारी जो नेशन है और हमारे जो कम्युनिटीज हैं वो थोड़ा सा चाहते हैं कि चीजें शॉर्टकट में हो जाएं, ओवरनाइट हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता और ये कोई मैजिक नहीं हो सकता या कोई ऐसा वजीफा नहीं पढ़ा जा सकता जिससे चीजें जो हैं वो एक प्री कोविड स्टेट में चली जाएं। हमें अब न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होना होगा और ये मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैपेसिटी क्रिएट ना करे और आप कुछ कर पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करना इंटरेस्ट ग्रुप्स के जरिए, लॉबीज के जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए बहुत जरूरी है। इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, उनको इंडस्ट्री के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कि एक और बड़ी चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे प्रोफेसर जो हैं वो 20वीं सदी के पढ़े हुए हैं और 21वीं सदी के चैलेंजेस के साथ वाकिफ नहीं है और प्रॉबेबली मैं बड़े एहतराम से अर्ज कर रहा हूँ, शायद काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट भी यही है कि पुराना स्टेटस को लेकर चला जाए, जो कि सबके लिए नुकसानदेह है। तो दुनिया की इवेंचुअल डेस्टिनेशन डिजिटल इकोनॉमी है, दुनिया की इवेंचुअल लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। आप देखें, आपने एडेक्स का जिक्र किया, तो मैं तुम यूनिवर्सिटी जर्मन के प्लेटफॉर्म से पढ़ाता हूँ अमेरिकन प्रोफेसर के साथ, और हमने पिछले 3-4 साल में दुनिया के 2.5 लाख लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन किया है सिक्स सिग्मा के ऊपर। मैंने ये प्रपोजल यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज के सामने रखा, लेकिन उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। तो अब ये देखिए, अल्लाह की शान है कि जब ये पेंडेमिक आया तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास सिवाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अलावा कोई चारा ही नहीं है एजुकेशन इम्पार्ट करने का। और इस बात को समझने की जरूरत है
कि अमेरिका और यूरोप के अंदर जो डिजिटल सिस्टम है एजुकेशन के, स्किल बिल्डिंग के, उनको बाकायदा एक्सेप्ट किया जाता है और उनकी एक्रेडिटेशन होती है। हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, डिग्री इशू करती है, उसको इशू करने के पैसे लेती है, फिर हमारे जो एक्रेडिटेशन के जो बॉडीज हैं उसको फिर वेरीफाई करने के पैसे लेते हैं, जबकि वहाँ के जो डिग्रियां ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो उनके ऑनलाइन लिंक होते हैं जो कहीं से भी वेरीफाई किए अच्छा, जा आपके सकते ख्याल हैं। में अगर हम ये एक ये इसको सीक्वेंस में मुझे रखें तो मुझे गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने की इमीडिएटली जरूरत है? गवर्नमेंट आप वो उसको स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट कर दें कि ये 5 6 7 या 10 चीजें हैं, इस सीक्वेंस में अगर करें तो हम मतलब नॉट इमीडिएटली बट इन फोर्सिएबल फ्यूचर एटलीस्ट इन लाइक 6 7 8 मंथ्स और इवन 1 ईयर में हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। देखिए, इसको स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई मैजिक पोशन नहीं है, हम्म, जिससे चीज़ें हो जाएँगी। हम 70-72 साल में प्राइमरी एजुकेशन की ही पॉलिसियाँ बना रहे हैं, वो भी आज तक 100% नहीं हो सकी। तो ठीक। इस हमें इसको एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के ज़रिए करना पड़ेगा। हम्म, और दुनिया में जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होते हैं, उनके 3 स्टेप्स होते हैं। हम्म। नंबर 1 होता है माइंडसेट चेंज। तो माइंडसेट गवर्नमेंट चेंज। के जो रेगुलेटर्स हैं वो अपने आप को रेगुलेटर नहीं बल्कि इस पेंडेमिक के अंदर फैसिलिटेटर का किरदार अदा अदा करें। ठीक है। लोग उनसे डरे नहीं, हमारे रेगुलेटर जो है लोग उनसे पीपल आर स्कैर्ड ऑफ देम। हम्म, उनको फैसिलिटेटर का रोल करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी हम्म, और उनके साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को वेबसाइट पे डाल देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना काफी हम्म, नहीं है। हम्म, तो उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी का इदराक करना पड़ेगा, रेगुलेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैसिलिटेटर्स के अंदर और हम्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ लोगों को ले जाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो जी। पहला स्टेप है माइंडसेट चेंज। उसके बाद है टूल सेट लेके आने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम्म, हम किन किन टूल्स के जरिए एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम्म, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है स्किल सेट, कि हम्म, जब आपने लोगों को मेंटली रेडी कर दिया, उनका माइंडसेट डेवलप हो गया, एक लार्ज चंक का उनका टूल सेट प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद आप उनकी स्किल बिल्डिंग करते हैं कि अब हम इनको यूज करेंगे। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन से, ऑर्डर जारी करने से, डिक्टेटरशिप से नहीं होता। हम्म, दुनिया में जहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इट ऑलवेज टेक्स टाइम हम्म, और इसके लिए एग्जेम्पलरी लीडरशिप जो है उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। कंपनी के जो टॉप बॉसेस होते हैं उनको हम्म, अपना पैराडाइम चेंज करना पड़ता है, नई फिलोसफीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं हम्म, और उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे लीडर जो है वो खुद पहले अपनी खुद ट्रेनिंग्स लें और खुद देखें कि इस वक्त दुनिया में करंट चीज क्या है, करंट ट्रेंड क्या है, क्योंकि हमने इवेंचुअली इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होना है। हम कोई अलहदा से चांद पे एक बस्ती नहीं है जो अलहदा से अपने सारे इंतजाम और दिनों रात चला रहे हैं। हम्म, हम दुनिया की इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड हैं और वो डिजिटल होने जा रही है हम्म। और अगर हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो हम वाकई फिर चांद वाली मखलूक बनकर रह जाएंगे। तो ये मैं बड़ी समझ गया। इंपॉर्टेंट बात आप है। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब आपने बैंकिंग की बात की, आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की। अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल्स बताएं कि हमें अब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना। चले हम एजुकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरह की टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इन्वॉल्व करने की जरूरत है? ठीक है। हमारे पहले मसले का आपके ख्याल में अगर आप क्विकली उसको डिफाइन कर दें, कौन सी हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, ठीक है, और उसका आउटकम क्या होगा? अच्छा, ये आपने बड़ा एक रेलिवेंट टर्म बोल दिया, आउटकम क्या होगा। दुनिया में आउटकम बेस्ड एजुकेशन अब हर तरफ चल रही है। हम्म, पाकिस्तान में सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के थोड़ी स्ट्रगल की वजह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फॉलो कर रही हैं। हम्म, आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया है उसकी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या हुई है। आज हम्म, से 4-5 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिस्कशन हुई थी जिसमें इंडस्ट्री को इन्वाइट किया गया हम्म, और इंडस्ट्री से पूछा गया जो गैप इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज में मौजूद है इसका जिम्मेदार कौन है। तो इंडस्ट्री वालों ने कहा कि इसके जिम्मेदार यूनिवर्सिटियां हैं, हम्म, जिनको ये पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं। वो आज से 30-40 साल 50 साल पुराने सिस्टम्स पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। उनको इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि जिस वक्त ग्रेजुएट इंडस्ट्री में चला गया है तो उसके बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। हम्म, मैंने कुछ अर्सा पहले एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक वर्कशॉप करवाई और हम्म, मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में आपके यूनिक पॉइंट क्या हैं। उन्होंने कहा हमारे यूनिक पॉइंट ये है कि हमारे प्रोफेसर अमेरिका के पढ़े हुए हैं, हमारे पास इतने कंप्यूटर्स हैं, इतने थिएटर्स हैं, इतने ऑडिटोरियम है, इतने स्विमिंग पूल है। मैंने कहा ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट खोलें और देखें उनके सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, उनके यूनिक फीचर्स क्या हैं। हम्म, उनकी साइट पे लिखा हुआ था कि उन्होंने इकोनॉमी में इतने ट्रिलियन डॉलर्स इंजेक्ट किए उनके ग्रेजुएट ने, हम्म, उनके हम्म, ग्रेजुएट्स में से इतने नोबल लॉरिएट थे हम्म, और वो इस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो वहां पे
इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, उन्होंने सिलिकॉन वैली बनाई है, तो हम सिर्फ इस बात पे फख्र करके अपने चैप्टर क्लोज नहीं कर मगर सकते कि सर हमने ये 200 स्टार्टअप का आपने मतलब बढ़ाया, क्योंकि फ्यूचर में बहुत इसका एक मेन रोल है। स्टार्टअप्स ही आगे मतलब लीड करेंगे इकोनॉमी को। स्टार्टअप्स तो हमारे यहाँ पे प्लान 9 भी है, ये लम्स में इंक्यूबेशन वो सेंटर भी है, तो वो काम तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम उसका वो फ्लरिश इसको क्यों नहीं कर इसको पा रहे? देखिए, हमें इसको स्केल अप करने की जरूरत है। जितनी हमारे पास जितनी इसकी जरूरत है उस स्केल पे इसको मैनेज नहीं किया जा रहा। हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हम्म। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उसके ऊपर प्रैक्टिकली कितना वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम्म। राइट? तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस पे कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को आने दें, यूनिवर्सिटीज को आने दें, यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री से मिलकर कोलैबोरेशन करें और वो अपने मजीद इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। मैं आपसे क्विकली शेयर करूंगा, मैंने एक पंजाब गवर्नमेंट की अटेंड भी की, एक मीटिंग थी पॉलिसी की इस बात के ऊपर कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में खासतौर पर पब्लिक फंडिंग से इंक्यूबेशन सेंटर तो बना दिए हैं, आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज के पास कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कौन सा टारगेट है, कौन सा मैंडेट है एचईसी की तरफ से कि वो इतने स्टार्टअप्स क्रिएट करें, इतने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें। नंबर 2, जो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं उनमें से खुद कितने एंटरप्रेन्योर हैं? तो हमारे यहाँ जो एक कॉमन फिलॉसफी है कि कोई बंदा भी कोई किताब पढ़ के क्लास में पढ़ा देता है, इसको हमें तर्क करना पड़ेगा। हम अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में प्रोफेसर जो हैं वो एक डेबिकल पे जाते हैं, एक इंडस्ट्री में छुट्टी लेके जाते हैं, वो पेड छुट्टी पे, और वहां पे जाके देखते हैं इंडस्ट्री में क्या चीजें आई, नई चीजें आई हैं, वो वहां से सीखते हैं और फिर वापस आके उसके ऊपर काम करते हैं और बच्चों को नई चीज पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है एचईसी की, वो मिनिमम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने तो ये भी गुजारिश की थी कि जो यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है, इनको रेगुलेटरी सेल या कन्फॉर्मेंस का नाम देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी नाम भी वहां पे कोई चीज नहीं हो रही। हम मिनिमम क्या स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट क्या एंड ऑफ लाइफ ज्यादा से समझते ज्यादा हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को क्या प्राइवेटाइज करना शुरू कर दे? क्योंकि जब प्राइवेटाइज होती है, कंपटीशन आता है, लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि अभी तक मुझे आपकी बात गवर्नमेंट से यह लगा है कि अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं ना करेगी तो वी आर डूम्ड। भाई, अगर गवर्नमेंट के पास वो पॉलिसी ही ना हो, आप ये देख, थोड़ा सा एक बात देखिए, हमारे पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं वो बहुत कमाल कर देते हैं वहां पे जाके। बिल्कुल क्या राइट। रीजन है उसका? वो यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हमारे सिस्टम की बॉटलनेक्स हैं। हमारे सिस्टम जो है उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। तो जब तक गवर्नमेंट, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट ने भी हेल्थ केयर के अंदर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ऐसे बोर्ड बनाए हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी रिप्रेजेंटेशन दी है। इस तरह के काम पब्लिक सेक्टर के अंदर भी करें ताकि उसके अंदर नई ब्रीदिंग आए, नई आइडियाज आए और उसके बाद उनकी बेस पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं और अमेरिका यूरोप के अंदर जो हो रहा है उन एग्जांपल्स को फॉलो किया जाए। लेकिन इसके लिए जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक स्ट्रेटजीज मौजूद नहीं होंगी, उसके ऊपर फिर जब एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसके ऊपर मोटिवेशन इंसेंटिवाइज नहीं वो करेंगे, तो उसका फायदा कोई नहीं हो सकेगा। जब एट द एंड ऑफ द डे एक यूनिवर्सिटी सिर्फ इस चीज की जिम्मेदार है कि बच्चे जो हैं उनकी डिग्रियों की फोटोकॉपियां मौजूद थी, उनकी हाजिरियों की तादाद मौजूद थी, उनके पेपरों की तादाद मौजूद थी। अगर इससे आगे यूनिवर्सिटी का स्कोप, यूनिवर्सिटी मैंडेट नहीं देखती, तो आप मुझे बताइए इनोवेशन कहाँ से होगी? तो ये मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिनको यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं। जरूरत ये समर किया कि यूनिवर्सिटीज इससे आगे जाके सोचे, इनोवेशन के ऊपर जाएं। इनोवेशन थोड़ा पे। सा मैं जी थोड़ा सा मैं आपको इंडस्ट्री की साइड से मजीद कुछ बातें करना चाहूंगा। जी जी। आप ये देखिए कि अमेरिका और यूरोप के अंदर भी पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और वहां पे भी अब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। वो क्या है कि बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए भी जो सप्लाई चेन्स है वो इंटरप्ट हो रही है। ये सूरत हाल सिर्फ वहां पे मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री के लिए क्यों स्पेस क्रिएट नहीं करते? हम अपने रेगुलेटर, जिनको फैसिलिटेटर बनना चाहिए, उनके जरिए हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को या स्टार्टअप्स को क्यों ये नए आइडियाज नहीं देते कि वो यहाँ पे आपस में कोलैबोरेट करें, अपने रिसोर्सेज को पूल करें, उस क्वालिटी को कंप्लाई करें जो मल्टीनेशनल को या कॉर्पोरेट सेक्टर को सप्लाई करने के लिए चाहिए, पार्ट्स को देने के लिए, सर्विस को देने के लिए, ताकि वो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है वो यहीं पे करें। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन जब तक नहीं करेंगी, हमारा टैलेंट जो है वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको फिर अपनी मंजिल बाहर ही नजर आएगी। तो वो हम उसको सिर्फ डेवलप करके लोगों को बाहर भेजते जाएंगे, स्किल्ड लेबर को, जिसकी सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारे यहाँ होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस बात की तरफ आ जाते हैं कि जो हमारे
यंगस्टर्स हैं, इनको अब नई स्किल्स कौन सी सीखनी चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं जी, कि जी। दुनिया में पिछले कई साल से उनका जो रुख है दुनिया की डेवलपमेंट का, वो इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी को सीखने की तरफ पड़ गया है। अभी आपने देखा होगा चाइना के अंदर उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट्स किए, हुँ। उन्होंने सर्विस रोबोट्स डिप्लॉय किए हॉस्पिटल्स के अंदर, जी, कम्युनिटी बिल्कुल। सेंटर्स के अंदर। इवन हमारे एक नजदीकी मुल्क यूएई के अंदर भी ये काम हो रहा है। हुँ, तो रोबोट्स वहां पे जाके काम कर सकते हैं जहां पे इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि रोबोट्स को कंटेजियस डिजीज का इशू नहीं है। रोबोट्स जो है वो अंडर वाटर जा सकते हैं। हुँ, रोबोट्स जो है अगर कहीं फायर फाइटिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हुँ, कहीं पर न्यूक्लियर प्रॉब्लम हुई है, एक्सपोजर हुआ, वहां पे जा सकते हैं। केमिकल एक्सपोजर हुआ, वहां पे जा सकते हैं। और सर्विस रोबोट्स इस वक्त दुनिया का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको वो यूज कर रहे हैं। हुँ, तो हमें कौन सी चीज है जो हमें इस तरफ जाने नहीं दे रही और हमें इसको अडॉप्ट करने की तरफ जाने नहीं दे रही। तो जरूरत इस बात की है कि हम जो है बच्चों की अपस्किलिंग की तरफ जाएं, वो नई टेक्नोलॉजीज को सीखें। हुँ, हम इस बात पर ना रहें कि मिसाल आपको मैं देता हूं कि अब अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सीखना है तो इस पे जिद ना करें कि बच्चा पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेगा, पहले वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठेगा, लैपटॉप पे आएगा, उसके बाद मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे जाएगा। हुँ, हुँ, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना, उनको वहीं से शुरू करवाएं। हमारे पढ़ाने वाले जो हैं वो डॉस के दौर की पैदावार हैं और उसको उन्होंने दिल से लगाया हुआ है, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, आप अभी भी जाके देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है। मुझे कुछ अर्सा पहले हांगकांग के एक यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया। वो वहां पे एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे कि वो अपने यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसका करिकुलम डिजाइन करना चाहते हैं। उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि हुँ, आप बताएं हमें क्या पढ़ाना चाहिए। हुँ, हुँ, और वहां पे गेस्ट स्पीकर को भी बड़ा प्रमोट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको जर्मन टुम यूनिवर्सिटी की जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके एग्जांपल देता हूँ। वहां पे इंडस्ट्री की लाइन लगी होती है कि वो वहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जर्मन में आपको पता है वैसे भी एजुकेशन फ्री है। हुँ, तो हमें इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है कि उनको वो चीजें पढ़ाएं जो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है, बजाय हुँ। इसके कि उनको पिछली चीजें पढ़ाएं और सिर्फ उनको पेपर पास कराना हमारा मकसूद हो। तो हमें सर आउटकम्स के ऊपर जी। तवज्जो देनी चाहिए। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्किल बिल्डिंग क्या कर रही है। हुँ, नॉलेज तो चले वो इम्पार्ट कर रही है, स्किल बिल्डिंग क्या कर रही है, हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं। हुँ, तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बाकी तमाम डिसिप्लिन्स में, फील्ड्स में अडॉप्ट करने की जरूरत है। हुँ, और डिजिटल स्किल्स को भी समझने की जरूरत है, जिसके हुँ, अंदर जो है अब हमारे बच्चे फेसबुक कितना यूज करते हैं, गूगल कितना यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वेबसाइट्स बना रहे हैं। लेकिन उसका पर्पस क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हमारी कोई नेशनल पॉलिसी है जिसमें लिखा हो कि हमारे नेशनल डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमने कौम को डिजिटली कैसे जो है वो उनकी अपस्केलिंग करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ खुद बिल्ड कर सकते हैं। ये हुँ। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब हमारे लोग इंडिविजुअली बाहर जाके परफॉर्म करके उन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियों में कन्वर्ट कर रहे हैं और उनको फॉर्च्यून 500 की कंपनीज बना रहे हैं, तो हमारा सिस्टम उनको क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुँ, है। मगर इमरान तो खान हमें साहब तो इन कह चीजों रहे पे हैं कि थोड़ा वो सा डिजिटल पाकिस्तान लेके आ रहे हैं और अब बड़े तेजी से डिजिटाइजेशन के ऊपर काम शुरू होगा। आपने उसको असेस किया कि उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं? मेरा चूंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का ज्यादा वो फोकस होता है, तो मैंने उसको इतना ज्यादा हुँ, वो फॉलो नहीं किया। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने डिजिटल प्रोग्राम, पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। हुँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, इनको एम्पावर करने की जरूरत है, ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो है खाली लिखे के लिखे रह जाएं, वेबसाइट पे पढ़े के पढ़े रह जाएं, हुँ, जिनको लोग डाउनलोड कर लें और बाद में याद करें, और इनका हाल वही हो जो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के पिछले 10-70 साल से मंसूबों का होता है कि आप उनको डाउनलोड करके देखें, उसमें 5 साल के मंसूबे सारे लिखे होते हैं कि वो कैसे होंगे, लेकिन आप खुद गवाह हैं कि वो कितने एक्सिक्यूट होते हैं। हुँ, थोड़ा सा हुँ, मैं डिजिटाइजेशन की तरफ मैं बात करना चाहता हूँ जी, यंगस्टर्स की स्किल बिल्डिंग के हवाले से, जी, कि उनको जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहें या आप तस्वीरें अपलोड करके उसके बाद उस पर कमेंट्स का इंतजार करते रहें, हुँ, नंबर ऑफ लाइक्स को सारा दिन बैठ के काउंट करते रहें। ये डिजिटाइजेशन नहीं है। हुँ, आपको अपना लाइफस्टाइल और आपको अपना वर्क स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और हुँ, कोविड 19 की वजह से ये जो हमारे ऊपर चैलेंज इम्पोज हुआ हुँ, है, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम घरों में बैठे हुए तो हम नई स्किल्स को सीखें। और आपने जिस तरह खुद जिक्र किया कि इंटरनेट पे बेताशा फैसिलिटीज और बेताशा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ये सीखने के लिए। तो लास्ट सर मिसाल के बिल्कुल तौर पे क्वेश्चन है आपका ये पॉइंट आ गया कि डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और स्किल सीखने की जरूरत है। अगर एटलीस्ट सब चले आपने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है इतना हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं।
एटलीस्ट अगर हमारे बंदों ने फिर बाहर ही जाके अगर सरवाइव करना है, कौन से टॉप 5-6 स्किल्स या फील्ड्स आप रिकमेंड करेंगे जो उनको सीखनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट उनका अपना सर्वाइवल तो हो। चलो हम कंट्री से जरा हटके देख लेते हैं थोड़ा सा, आप चले वो मैं स्किल्स। ये जी। मैं समझता हूँ कि ये क्रक्स ऑफ द टॉक होगा जो आपने बात की है। हम्म। एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेबल स्किल्स। हम्म। शायद हमारे बच्चों ने इसका नाम सुना, जिनको लाइफ स्किल्स भी कुछ लोग कहते हैं, सॉफ्ट हम्म। स्किल्स भी कहते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जब अपने स्टाफ को हायर करती है तो वो अपने मखसूस एनवायरनमेंट और टास्क के हवाले से अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, हम्म। और वो चाहते हैं कि उनका स्टाफ उस टास्क पे स्पेशलाइज हो। हम्म। लेकिन अगर वो मशीन स्पेसिफिक है, अगर वो कंप्यूटर स्पेसिफिक है, अगर वो प्लांट स्पेसिफिक है, वो एक कैश मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, तो हम्म। क्या वो काफी होगा उसकी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, या किसी और जगह कैरियर स्विच करने के लिए, या मैनेजमेंट और कैरियर लेडर में मूव अप करने के लिए? तो उसका जवाब है कि वो काफी नहीं होगा। वो जो उनको हम कहते हैं फंक्शनल स्किल्स या हम्म। हार्ड स्किल्स, हम्म। वो आपकी जिंदगी को अपलिफ्ट नहीं कर वो कौन से, सकती, और आप कौन से रिकमेंड जी करेंगे उनको हार्ड स्किल्स को अगर हम देखें? ट्रांसपोर्टेबल जी जी हार्ड स्किल्स तो वो ही हैं जो आपको कंपनियां सिखा रही हैं और चाहती हैं कि वो आप सिर्फ वही सीखें और उसके बाद उसी पोजीशन पर सारी उम्र काम करते रहे। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट लेवल में ऊपर जाना है, यू नीड टू लर्न ट्रांसपोर्टेबल स्किल्स। हम्म। और ट्रांसपोर्टेबल स्किल्स के अंदर क्या होगा, जब आप ट्रांसपोर्टेबल स्किल सीखेंगे, मिसाल के तौर पर कोरेक्टिव फीडबैक कैसे देना है स्टाफ को, मैनेजर को या टॉप मैनेजमेंट को, हम्म। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट को कैसे मैनेज करना है, हम्म। प्रॉब्लम कोई आती है उसको सॉल्व कैसे करना है, डिसीजन लेने के साइंसी तरीके क्या हैं। हम्म। वो हमारे वाले तरीके नहीं कि किसी से पूछ लो, बड़े से पूछ लो। वो एक रॉ तरीके हैं, उसके जी। साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं। तो वर्क प्लेस पे अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, लीडरशिप के टूल्स क्या हैं, हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, हम्म। ऑपरेशनल प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग कैसे करनी है, केपीआईज कैसे डेवलप होती हैं, इंटरडिपेंडेंस कैसे होती है, टीम वर्क कैसे होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। क्रिएटिविटी कैसे करनी है, अब बाहर की तो कारपोरेशंस में हार्ड स्किल्स से क्रिएटिविटी जो ज्यादा है वो सॉफ्ट टॉप पे स्किल्स है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड स्किल्स तो कंपनी सिखा रही है। मैं आपको बताता हूँ, हार्ड स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एक जॉब करने के लिए, हम्म। और सॉफ्ट स्किल्स किस लिए रिक्वायर्ड हैं? करियर लेडर में ऊपर मूव करने के लिए, करियर ट्रांजिशन के लिए, और अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। हम्म। अब छोटी सी मैं यहाँ पे आपको दो बातें मजीद बताऊं। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, लेकिन मैं हवाला दूंगा वेस्ट का, कि हम्म। वहां से अडॉप्ट कर लें और यहाँ पे उसको इंस्टिल करें। क्या? मेंटोरशिप का कल्चर, हम्म। कोचिंग का कल्चर। हम्म। वहां पे मेंटोरशिप और कोचिंग के जरिए सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू प्रोड्यूस फ्यूचर लीडर्स। हम्म। हम्म। उनके फ्यूचर लीडर जो हैं वो कंपनी ही से निकलते हैं, वो बाहर से इम्पोज नहीं होते। हम्म। आप वेस्ट की बहुत सारी मिसालें यहाँ पे ले सकते हैं कि वो होम ग्रोन लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं। मैं बाहर किसी इदारे के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम 2 साल का डिजाइन किया और लोगों से नॉमिनेशन मांगी। तो हम्म। हमारे इदारे ने भी कुछ नॉमिनेशन दी। मैंने उनसे पूछा, अगर ये बंदा वहां से ट्रेनिंग लेके आएगा और आपकी कंपनी छोड़ के चला गया तो क्या होगा? तो हम्म। उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, वो हमारे ही मुल्क के किसी और कंपनी में काम कर रहा होगा, तो हमारे मुल्क को तो कम से कम फायदा होगा उसका। हमें इस तरह की नेशनल थिंकिंग की जरूरत है। तो ठीक हो इसके लिए गया। हमें अपना जी जी। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप माइंडसेट को चेंज करना है। जो अपना माइंडसेट। माइंड चेंज नहीं कर सकता, अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव सेशन। हम बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया जुबैर अनवर साहब। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हमारी डिस्कशन का एक क्रक्स, वैसे तो बहुत सारे इसके हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि हमें माइंडसेट अपना चेंज करने की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट के ऊपर हमने एक बड़ा मेजर सेगमेंट डेडिकेट किया हमारे सेशन का। गवर्नमेंट में से अगर कोई देख रहा है, अगर उनको कुछ समझ आती है तो वो कुछ कर ले, बाकी फिलहाल अभी तक तो कुछ किया नहीं है। सर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए लाइव सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यू आर वेलकम। नए गेस्ट के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यू आर वेलकम।